नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं पद्मावत के बारे में। मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा जो महाकाव्य लिखा गया था भक्ति काल में, पद्मावत, जो कि 1540 ईस्वी में लिखा गया था। तो जायसी का जो महाकाव्य है पद्मावत, उसका हम सामान्य परिचय आज लेने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पद्मावत अवधि में लिखा गया महाकाव्य है। यह उपसंहार को लेकर 58 खंडों में विभक्त है। तो पद्मावत में कुल 57 खंड है और एक उपसंहार को जोड़ दिया जाए तो ये मिला के हो जाते हैं 58। परंतु यह बात याद रखना है कि पद्मावत में 57 खंड हैं। यह रचना दोहा चौपाई शैली में लिखी गई है। पद्मावत के रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी नामक सूफी संत थे। अवधि में लिखने वाले अनेक सूफी कवि अवध में हुए हैं, जैसे मुल्ला दाऊद, कुतुबन, मंजन आदि। पद्मावत के प्रारंभ में जायसी सिंहल द्वीप के राजा गंधर्व सेन की राजधानी और सज्जा का वर्णन करते हैं। पद्मावती गंधर्व सेन की कन्या थी। उसके पास एक तोता पला हुआ था जो काफी बुद्धिमान था। जब पद्मावती सयानी हुई, उसे अपने अनुरूप वर की चिंता हुई। वह उदास रहने लगी। तोते का नाम हीरामन था। उसने पद्मावती से उदासी का कारण पूछा तो पद्मावती ने असलियत बताई। हीरामन योग्य वर की तलाश में निकल पड़ा। जंगल के पंछियों से हीरामन का बहुत स्वागत जंगल के पंछियों ने हीरामन का बहुत स्वागत किया। सिंहल द्वीप के हाट में चित्तौड़ के किसी सेठ के साथ एक गरीब ब्राह्मण भी लाभ कमाने गया था। हीरामन को एक बहेलिये ने पकड़ लिया। उसने गरीब ब्राह्मण के हाथ हीरामन को बेच दिया। उस ब्राह्मण ने चित्तौड़ के राजा चित्रसेन के पुत्र रत्नसेन को 1 लाख रुपए में तोता बेच दिया। तोता पंडित था। उसका यश और कीर्ति दूर दूर तक फैल चुकी थी। रत्नसेन हीरामन को पिंजरे में छोड़कर शिकार के लिए महल से बाहर चला गया। इसी बीच रत्नसेन की रानी नागमती हीरामन के पास आई और कहने लगी, क्या मैं सुंदर हूं? हीरामन ने उत्तर दिया, हमारी पद्मिनी रानी और तुम्हें उजाले अंधेरे का अंतर है। रत्नसेन की रानी का नाम नागमती था। उसने सोचा, यदि पद्मावती का बखान राजा सुन लेगा तो उसके प्रेम में बावला हो जाएगा। नागमती ने अपनी दासी से हीरामन को मार डालने का हुक्म दिया। दासी ने तोते को कहीं छिपा दिया। रत्नसेन के लौटने पर दासी ने उससे सारी कथा कह सुनाई। रत्नसेन ने तोते को मंगवाया और पद्मावती का रूप वर्णन करने को कहा। हीरामन ने रत्नसेन से अपनी रानी के सौंदर्य की विशेषताएं बताई। सुनकर राजा पद्मावती के प्रति आकर्षित हो गया। उसके मन में उससे शीघ्र मिलने की तीव्र लालसा उत्पन्न हुई। 16,000 राजकुंवरों को साथ लेकर योगी का वेश धारण कर पद्मिनी को पाने के लिए राजा हीरामन तोते के साथ चल पड़ा। नागमती के मन में जो संदेह हुआ था वही फलीभूत हुआ। मध्य प्रदेश के घने जंगलों को पार करता हुआ रत्नसेन और उसके साथी योगी कलिंग देश पहुंचे। आजकल कलिंग का नाम ओडिशा है। वहां के राजा की मदद से कई समुद्रों को पार करता हुआ रत्नसेन सिंहल द्वीप पहुंचा। जिन समुद्रों के नाम जायसी ने गिनाए हैं, प्राय वे सभी काल्पनिक हैं। सिंहल द्वीप पहुंचकर योगियों के साथ रत्नसेन महादेव के मंदिर में आराधना करने लगा। हीरामन तो पद्मावती से मिलने चला गया।
चलते समय राजा से कह गया कि वसंत पंचमी के दिन पद्मावती मंदिर में इष्ट देव की आराधना के लिए आती है। उसी दिन तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। जिसे तुम हृदय से चाहते हो उसके दर्शन का लाभ मिलेगा। हीरामन को देखकर पद्मावती बहुत रोई। उसने अपनी व्यथा कथा तोते को कह सुनाई। हीरामन ने पद्मिनी से सिंहलद्वीप छोड़ने की बात विस्तार से कही। कैसे कैसे जीवन के उलटफेर झेलता हुआ वह रत्नसेन के पास पहुंचा। हीरामन ने पद्मावती को समझाया कि अब दुख का अंधेरा छट गया है। रत्नसेन योगी का वेश धारण कर तुम्हें पाने के लिए आ गया है। उसके साथ 16,000 योगी भी आए हैं। रत्नसेन सर्वगुण संपन्न है तथा सब प्रकार से तुम्हारे योग्य वर है। हीरामन की बात सुनकर पद्मावती परम प्रसन्न हुई और प्रतिज्ञा की कि जयमाल रत्नसेन के ही गले में डालेगी। उसने हीरामन से यह भी कहा कि वसंत पंचमी के दिन वह महादेव के मंदिर में जाएगी और रत्नसेन के दर्शन करेगी। तोता यह बात सुनकर रत्नसेन के पास लौट गया। जब सिंहलद्वीप के राजा गंधर्वसेन ने योगियों की बात सुनी, उनके पास अपना दूत भेजा। दूत से रत्नसेन ने अपने मन की बात कह सुनाई। दूतों ने यह खबर गंधर्वसेन को दी। इस बात पर वह बहुत कुपित हुआ। हीरामन ने रत्नसेन के उत्कृष्ट प्रेम की बात पद्मिनी तक पहुंचा दी और ऐसा ही पद्मिनी का संदेश उसने रत्नसेन से कहा। पद्मिनी के अगाध प्रेम की बात सुनकर रत्नसेन में नूतन शौर्य का स्फुरन हुआ। उसने निश्चय किया कि योगियों के साथ वह गढ़ में प्रवेश करेगा। गढ़ के गर्भगृह में पहुंचते पहुंचते सवेरा हो गया। सारे योगी गंधर्वसेन के सिपाहियों द्वारा घेर लिए गए। रत्नसेन के सामने संकट गहरा हो गया। गंधर्वसेन का निर्णय हुआ कि योगियों को सूली पर चढ़ा दिया जाए। रत्नसेन के सिंहलगढ़ में प्रवेश से पूर्व महादेव ने उसे कोई सिद्ध गुटिका दी थी और प्रवेश का मार्ग भी सुझाया था। महादेव और हनुमान आदि देव रत्नसेन की सहायता करने सिंहलगढ़ पहुंचे थे। जिस समय रत्नसेन को सूली पर चढ़ाने की तैयारी हो रही थी, उस समय सभी यह कह रहे थे कि यह साधारण योगी नहीं है, यह किसी राजा का लड़का है। इसी बीच महादेव और पार्वती भाट और भाटिन का रूप धारण कर वहां आ गए। पार्वती को रत्नसेन पर बड़ी दया आई। उधर पद्मावती भी रत्नसेन की विरहाग्नि में जली जा रही थी। महादेव ने गंधर्वसेन को बहुत समझाया, रत्नसेन की योग्यता और सुंदरता का बखान किया और कहा कि तुम अपनी कन्या का विवाह रत्नसेन के साथ कर दो। गंधर्वसेन ने महादेव की सलाह नहीं मानी। उसके सिपाहियों और रत्नसेन के साथी योगियों के मध्य युद्ध छिड़ गया। घमासान युद्ध हुआ। गंधर्वसेन के पास युद्ध के लिए अनेक हाथी थे। हनुमान ने अपनी पूंछ में लपेट कर उन हाथियों को फेंक दिया। अतिशयोक्ति का यह चरम निदर्शन है। ऐसी अतिशयोक्तियां पद्मावत में भरी पड़ी है। महादेव और हनुमान आदि ने युद्ध में रत्नसेन का साथ दिया। अंत में महादेव को गंधर्वसेन पहचान गया और कहा कि जो आप कहेंगे वही मैं करूंगा। अंततः गंधर्वसेन ने पद्मावती का विवाह बड़े उत्साह के साथ रत्नसेन से कर दिया। यहाँ पर बड़े ही उत्साह के साथ रत्नसेन से विवाह कर दिया, ऐसा होना चाहिए। इतना ही 16,000 कुंवर भी पद्मिनी स्त्रियों के साथ ब्याहे गए। सभी सुख चैन सिंहलद्वीप में रहने लगे। रत्नसेन और पद्मावती की मनोकामना पूरी हुई। दोनों को अपना अपना काम में मिल गया। उधर चित्तौड़ में रत्नसेन की रानी नागमती विरह के संताप से बहुत दुखी थी। आधी रात के समय उसने अपनी मर्म वेदना एक पंछी से कही।
वह नागमती का संदेश लेकर सिंहद्वीप उड़ चला। समुद्र के किनारे एक पेड़ पर वह पंछी बैठ गया। संयोग से रत्नसेन उधर से गुजरा। पंछी ने नागमती के कष्टों की कथा रत्नसेन से कही। वह चित्तौड़ लौटने के लिए तैयार हो गया। जब रत्नसेन चित्तौड़ के लिए प्रस्थान करने लगा, गंधर्वसेन ने उसे बहुत धन्य द्रव्य दिया। तमाम बेशकीमती वस्तुएं पाकर रत्नसेन फूला न समाया। उसे धनी मानी होने का गर्व हो गया। समुद्र के किनारे पहुंचकर वह पार जाने के लिए तैयार हो गया। याचक का रूप धारण कर रत्नसेन से समुद्र ने कुछ धन पाने की याचना की। राजा ने धन देने की बात तो दूर रही, उल्टे उसका अपमान भी किया। समुद्र का आधा मार्ग पार करते करते बड़े जोर का तूफान आया। रत्नसेन के हाथी घोड़े बह गए। एक दिशा को राजा बह गया और दूसरी ओर रानी। समुद्र में विभीषण का कोई राक्षस मछली मार रहा था। उसने रत्नसेन को झांसा देकर समुद्र के ऐसे गहर में ले गया जहां से निकलना कठिन था। समुद्र में रत्नसेन और पद्मावती विपरीत दिशाओं में बह गए। दोनों का मिलना बड़ा कठिन था। पद्मावती बहते बहते वहां पहुंच गई जहां समुद्र की पुत्री लक्ष्मी रहती थी। लक्ष्मी ने पद्मावती को अचेत अवस्था में देखा। जब उसे चेत आया, उसने अपनी सारी कहानी लक्ष्मी से कह सुनाई। लक्ष्मी ने उसे दिलासा दिया, साथ में यह भी कहा कि वह रत्नसेन और पद्मावती का मिलन अवश्य कराएगी। यह सुनकर पद्मावती कुछ आश्वस्त हुई। लक्ष्मी ने अपने पिता समुद्र से रत्नसेन की खोज करने के लिए कहा। उधर समुद्र में बहते बहते रत्नसेन एक ऐसे स्थान पर पहुंच गया जहां मूंगे की चट्टानों के अतिरिक्त और कुछ न था। पद्मावती के वियोग में रत्नसेन बहुत दुखी था। उसने अपनी कटार से आत्महत्या करनी चाहिए। इतने में वहां समुद्र ब्राह्मण के रूप में पहुंच गया। उस ब्राह्मण ने रत्नसेन को आत्महत्या करने से रोका। यह भी कहा कि वह उसे पद्मावती से मिला देगा। समुद्र रत्नसेन को अपनी बेटी लक्ष्मी के पास ले गया। उसने रत्नसेन की परीक्षा लेनी चाहिए। कहा कि मैं ही पद्मावती हूँ। रत्नसेन ने यह जानकर कि यह सुंदरी पद्मावती नहीं है, उधर से अपना ध्यान हटा लिया। इस बात से लक्ष्मी बहुत प्रसन्न हुई। पद्मावती को उसने रत्नसेन के पास पहुंचा दिया। जो योगी कुंवर दिवंगत हो गए थे, उन्हें लक्ष्मी ने अमृत पिलाकर जीवित कर दिया। समुद्र रत्नसेन और पद्मावती से बहुत प्रसन्न हुआ। उसने प्रसन्नता पूर्वक रत्नसेन को कई उपहार दिए। अमृत, हंस, राजपंछी, शार्दूल और पारस पत्थर जैसे अमूल्य पदार्थ रत्नसेन को उपहार में मिले। ये उपहार लेकर रत्नसेन और पद्मावती चित्तौड़ पहुंच गए। वहां रानी नागमती इनकी प्रतीक्षा ही कर रही थी। आनंद पूर्वक रत्नसेन अपनी दोनों रानियों के साथ अपनी राजधानी में रहने लगे। दोनों रानियों से एक एक पुत्र पैदा हुआ। नागमती के पुत्र का नाम नागसेन और पद्मावती के पुत्र का नाम कमलसेन था। चित्तौड़ की राजसभा में एक पंडित था जिसका नाम राघव चेतन था। एक रोज राजा ने पूछा कि दूज कब है। राघव चेतन ने कहा, आज है। दूसरे पंडितों ने कहा, कल है। यह भी बतलाया कि राघव चेतन को यक्षिणी सिद्ध है। यह मंत्र तंत्र से कभी भी दूज का चंद्रमा दिखा सकता है। ऐसा ही हुआ। दूसरे दिन जब दूज का चंद्रमा निकला, राघव चेतन की असलियत का पता चला। रत्नसेन राघव चेतन से नाराज हो गया, उसे अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। इस घटना की खबर पद्मिनी को मिली। उसने राघव चेतन को अपने अमूल्य कंगन के जोड़े से एक दे दिया। पद्मिनी की छवि देखकर राघव चेतन बेसुध हो गया। उसके मन में रत्नसेन से बदला लेने की बात सोची। उसने वह खूबसूरत कंगन दिल्ली के बादशाह अलाउद्दीन को भेंट किया।
और पद्मिनी की सौंदर्य गाथा कह सुनाई। अलाउद्दीन ने अपनी स्तन्य प्रवृत्ति के कारण पद्मिनी को पाने के लिए चित्तौड़ पर चढ़ाई कर दी। अलाउद्दीन के प्रस्ताव को राजा रत्नसेन ने ठुकरा दिया। कई वर्षों तक घमासान युद्ध होता रहा, पर अलाउद्दीन को सफलता नहीं मिली। अलाउद्दीन को एक छल सूझा। उसने रत्नसेन के पास प्रस्ताव भेजा कि यदि वह समुद्र से आई हुई कीमती वस्तुएं उसे दे दे तो वह संधि कर लेगा। इस बात को राजा रत्नसेन मान गया। उसने अलाउद्दीन को महल में दावत दी। वहां अनेक स्त्रियां बादशाह का स्वागत करने गई। राघव चेतन बादशाह का मार्गदर्शक था। बादशाह ने जानना चाहा कि पद्मिनी कौन सी है। राघव चेतन ने बतलाया कि ये सब उसकी दासियां हैं। इस बात से पद्मिनी को पाने का चाव उसमें और बढ़ गया। अलाउद्दीन और रत्नसेन ने साथ साथ शतरंज खेलने का उपक्रम किया। शतरंज खेलते समय दर्पण के सामने से पद्मिनी गुजरी। उसकी छवि देखकर अलाउद्दीन बेसुध हो गया। अंततः अलाउद्दीन ने राजा से विदा ली। उसके मन में तो कपट था ही। जाते समय वह रत्नसेन को बंदी बनाकर दिल्ली ले गया। चित्तौड़ में नागमती और पद्मिनी बहुत दुखी हुई। कुंभलनेर के राजा देवपाल ने पद्मिनी के पास अपनी एक दूती भेजी। भेद खुल जाने पर पद्मिनी ने उसे राजमहल से निकलवा दिया। इस प्रकार के कई प्रयत्न अलाउद्दीन ने किए, पर पद्मिनी को पाने में वह सफल न हुआ। अलाउद्दीन ने भी एक दूती वेश बदलवा कर भेजी, पर वह भी पद्मिनी को लाने में सफल न हुई। रत्नसेन अलाउद्दीन के यहाँ बंदी था। पद्मिनी मदद के लिए गोरा के घर गए। वह पुरानी बातें भूलकर पद्मिनी की सहायता के लिए तैयार हो गया। गोरा का पुत्र बादल नवयुवक था। उसकी नवागत वधू ने उसे युद्ध में जाने से रोका, पर वह न माना। 1600 पालकियां सजाई गई। दोनों वीरों के नेतृत्व में पद्मिनी की पालकियां दिल्ली की ओर रवाना हुई। उन पालकियों में राजपूत सिपाही बैठे थे और उन्हें राजपूत ही कहार बनकर कंधे पर ढो रहे थे। दिल्ली पहुंचकर पद्मिनी ने अलाउद्दीन को संदेश भिजवाया कि तुम्हारे पास आने से पहले मैं राजा रत्नसेन से मिलना चाहती हूँ और चित्तौड़ के कोष की चाबी उन्हें सौंपना चाहती हूँ। अलाउद्दीन पद्मावती की शर्त मान गया। पद्मिनी रत्नसेन से मिली। इधर उसके लिए घोड़ा तैयार था। घोड़े पर चढ़कर वह चित्तौड़ निकल गया। पालकी से वीर सिपाही निकलकर युद्ध करने लगे। उसी युद्ध में बादल मारा गया। इससे पूर्व गोरा ने अलाउद्दीन की सेना के साथ भीषण युद्ध किया। उसकी आयु भी ढल चली थी। वह वीरतापूर्वक अलाउद्दीन की फौज का सामना करते हुए मारा गया। बादल अपने मरने से पूर्व रत्नसेन के साथ चित्तौड़ आ गया था। चित्तौड़ में पद्मिनी ने देवपाल की करतूत का हाल रत्नसेन से कह सुनाया। रत्नसेन ने उसे बांध लाने की प्रतिज्ञा की। उसने कुंभलनेर पर चढ़ाई कर दी। अंत में रत्नसेन ने देवपाल को बांध लिया। इससे पहले रत्नसेन ने देवपाल का सिर काट लिया। चित्तौड़ की रक्षा का भार बादल को सौंपकर रत्नसेन ने अपने प्राण त्यागे। दोनों रानियां सती हो गई। इसी बीच अलाउद्दीन की फौज ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। बादल ने प्राणपण से चित्तौड़ की रक्षा की और अंत में शाही सेना द्वारा मारा गया। अंततः चित्तौड़ पर इस्लाम की पताका फहराने लगी। जायसी ने लिखा है, जौहर भई सब स्त्री, पुरुष भय संग्राम, बादशाह गढ़ चूरा, चितौर भा इस्लाम। दोस्तों, ये था पद्मावती का सामान्य परिचय। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।